डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करने आई हूँ और वो टॉपिक है कैनन बार्ट का संवेग सिद्धांत, कैनन बार्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। इसमें जो है मुख्य बातें वह यह है कि आपको संवेग के बारे में या इमोशन, जिसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर संवेग है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। संवेग के बारे में डिटेल से मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया है कि संवेग क्या है, लेकिन चूंकि कैनन बार्ट का यह सिद्धांत जो है यह भी इमोशन से जुड़ा है, इसलिए इस समय भी आपको संक्षिप्त रूप से मैं यह बताती हूँ कि संवेग क्या है और संवेग को समझे बिना इस थ्योरी को समझना मुश्किल है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि संवेग क्या है। संवेग, जिसको इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है, यह इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक्साइट, टू एक्साइट, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि उत्तेजित करना या किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। यह मनुष्य और पशुओं दोनों में पाया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि यह उत्तेजित अवस्था किस प्रकार की होती है। इस उत्तेजित अवस्था में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं, और वह इस उत्तेजित अवस्था में सभी कार्य करती हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दिया है, जैसे इंग्लिश और इंग्लिश नाम के विद्वान 1958 में संवेग की परिभाषा देते हुए यह बताया है कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इंग्लिश और इंग्लिश ने क्या कहा है संवेग के बारे में। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। अब इस परिभाषा को हम समझ लेंगे कि क्या कहा जा रहा है। यानी कि इस संवेग की अवस्था में व्यक्ति में कुछ खास भाव भी प्रकट होते हैं, भाव भी उसमें छिपे हुए रहते हैं। दूसरी बात कि इसमें कुछ खास शारीरिक क्रियाएं यानी व्यवहार भी होते हैं, और कुछ आंतरिक ग्रंथीय क्रियाएं भी होती हैं। यानी संवेग जो है इन सभी चीज़ों का, भाव का, व्यवहार का और ग्रंथीय क्रियाओं का और शारीरिक व्यवहार में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवहारों में परिवर्तन होता है। उन सारे परिवर्तनों को मिलाते हुए एक संवेग मनुष्य में कार्य करता है। यानी जब उत्तेजित अवस्था होती है तो इसमें मनुष्य के शरीर भी, भाव भी सारे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसे किसे रखा जा सकता है। तो अब आप देखिए, क्रोध है, भय है, डर है, शर्म है, प्रेम है, चिंता है, घमंड है, ये सारी क्रियाएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि संवेग में भाव भी होता है। तो यह भाव जो होता है वह और संवेग, अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि संवेग और भाव में क्या अंतर है। संवेग जो है वह एक यूनिवर्सल चीज है, यानी डर का एहसास जब होता है तो दुनिया के किसी भी प्राणी में एक ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं।
और यह जो है शारीर आधारित होता है, यानी एक ही तरह की शारीरिक प्रक्रियाएं सभी में पाई जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। अब हम देखते हैं कि भाव क्या है। तो भाव जो होता है वह जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी आत्मनिष्ठ है। वो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है और साथ ही साथ यह मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत होता है। अब इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि संवेग और भाव एक होते हुए भी दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे अब किसी के सामने अचानक से एक सांप प्रकट हो जाता है, हो सकता है कि एक व्यक्ति उस सांप को अचानक से देखते हुए उसमें बहुत ज़्यादा डर और भय पैदा हो और वह जो प्रक्रियाएं करे, उसके शरीर में जो परिवर्तन हो, वह जो है वो डर के भागे और वो बचाव का तरीका अपनाए। दूसरा व्यक्ति जो है, हो सकता है उसको सांप से इतना डर ना लगे और वह उस सांप को मार भी सकता है, पकड़ भी सकता है और उसमें उतने डर की बात नहीं होगी। तो भाव जो है ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन संवेग जो है वो हर व्यक्ति में एक ही तरह का होता है। अगर डरता है तो हर व्यक्ति में एक ही तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। ये रहा संवेग के बारे में, आपको थोड़ा मैंने बता दिया कि संवेग है क्या। संवेग एक उत्तेजित अवस्था है। इस उत्तेजित अवस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो मानसिक होती हैं, जो शारीरिक होती हैं, जो ग्रंथीय होती हैं, और इन बातों में व्यक्ति या पशुओं में भी देखा जाता है वो सामान्य नहीं रहते हैं। तो ये आपने संवेग के बारे में थोड़ा समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि ये कैनन-बार्ड सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन। वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, इन्होंने 1927 में एक सिद्धांत दिया और इनके ये जो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पशु वैज्ञानिक थे और वहाँ कार्य करते थे। ये बहुत सारे प्रयोग करते थे, प्रयोगकर्ता थे और इनका ज़्यादातर अध्ययन पशुओं पर हुआ करता था। दूसरे वैज्ञानिक जिनको हम फिलिप बार्ड के नाम से जानते हैं, यह जो है कैनन के डॉक्टरल स्टूडेंट थे और ये भी जो है बहुत सारे अध्ययन कर रहे थे उन्हीं दिनों, और इन्होंने भी अपने अध्ययनों के द्वारा कैनन के द्वारा जो सिद्धांत और जो विचार दिया गया उसका इन्होंने भी समर्थन किया। और जब देखा गया कि दोनों के विचार एक तरह के हैं तो इन दोनों के विचारों को एक साथ मिलाकर एक सिद्धांत का नाम दिया गया जिसे कैनन-बार्ड सिद्धांत या कैनन-बार्ड थ्योरी कहा जाता है। चूँकि दोनों का इमोशन और संवेग के संबंध में एक ही तरह का विचार था, इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया कैनन-बार्ड सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि इनके सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण था, क्या इन्होंने अध्ययन करके बताया। तो हम देखते हैं कि इनका सिद्धांत, इस सिद्धांत को संवेग का हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात को प्रमुखता से रखा कि संवेग में हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए इस सिद्धांत को हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें थैलेमस का भी महत्वपूर्ण स्थान है इस सिद्धांत में, इसलिए इसे थैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। कैनन-बार्ड सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और थैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैनन-बार्ड का यह कहना था कि इस संवेग में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और केंद्रीय नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि यह सिद्धांत और क्या बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार एक साथ होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसकी मुख्य बात जो है, अगर आप संक्षिप्त शब्दों में देखें तो यह कहता है कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि पिछले सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था, जो था जेम्स लंजे का सिद्धांत, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। उस सिद्धांत की विशेषता यह थी कि उनका कहना था कि संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और संवेगात्मक अनुभूति बाद में होती है। यानी हम भागते आगे हैं तब हमें डर का एहसास होता है। ये था जेम्स और लांजे का विचार। लेकिन कैनन-बार्ड का कहना है कि हम मनुष्य में संवेग की अनुभूति और व्यवहार दोनों एक साथ होती है, कोई आगे पीछे नहीं, एक साथ होती है। अब हम देखते हैं कि यह किस प्रकार शरीर में कार्य करता है। संवेग जो है वह उत्पन्न होने से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और वह प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, अब हम इसको देखेंगे कि कैसे संवेग जो है वह कार्य करता है। सर्वप्रथम हमारे मनुष्य के शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आप लोग सभी को जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें अपने वातावरण से हर समय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और ये सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं? जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक या उत्तेजना उपस्थित होती है तो हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा हाइपोथैलेमस किस प्रकार कार्य करता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे सामने कोई उत्तेजना प्रकट हुई। मान लीजिए आपके सामने अचानक से आपका कोई पुराना मित्र या प्रियजन आ जाता है। आपके ज्ञानेंद्रियां यानी आप अपनी आंखों द्वारा उसे जैसे ही देखते हैं वैसे ही तंत्रिका आवेग उत्पन्न होती है। जैसे ही हमारे ज्ञानेंद्रियों में ये सूचना प्राप्त होती है कि कोई हमारा प्रियजन सामने है, तो हमें जैसे ही यह सूचना प्राप्त होती है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो क्या होता है कि उसके बाद तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, और यह तंत्रिका आवेग सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों द्वारा थैलेमस में पहुंचते हैं। अब थैलेमस कहाँ है? तो आपको ब्रेन की जब पढ़ाई गई थी, या ब्रेन आप पढ़िएगा, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, तो ब्रेन जो है वह उस ब्रेन में या मस्तिष्क में थैलेमस का एक स्थान है जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, और थैलेमस जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और थैलेमस क्योंकि यह मनुष्य की जितनी भी भावनात्मक संबंधी क्रियाएं हैं उनको यह नियंत्रित भी करता है और रेगुलेट भी करता है। तो हमारे
आँखों के द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं हमें थैलेमस में पहुंचाई गई, वो क्या हुआ? तंत्रिका आवेग के रूप में। यह जब हुआ तो क्या हुआ कि तंत्रिका आवेग सर्वप्रथम कहाँ गया? ज्ञानेंद्रियों द्वारा थैलेमस में पहुंचते हैं और थैलेमस से क्रियाशील तंत्रिका आवेग एक साथ अनुकंपी क्षेत्र और वहाँ से फिर कर्मेंद्रियों में, यानी आपके मसल्स में, जो बॉडी है, जो कार्य करता है वहाँ, और साथ ही साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचते हैं। अनुकंपी क्षेत्र से इन तंत्रिका आवेगों को शारीरिक क्रियाओं के लिए आदेश मिलता है। अब देखिए, एक साथ कहाँ गया? जैसे ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं आई तंत्रिका आवेग के द्वारा, तो वो कहाँ पहुँचे? थैलेमस में पहुँचे। थैलेमस से वो हाइपोथैलेमस, और उस थैलेमस से सीधा वो उसका दो पार्ट में डिवीजन हो गया। पहला हो गया सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिंपैथेटिक कॉर्टेक्स में गया, यानी कि अनुकंपी क्षेत्र में वो गया, और अनुकंपी क्षेत्र से वो कहाँ जा रहा है वो सूचना? मसल्स में। और दूसरी तरफ वो जो है वो कहाँ गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और अनुकंपी क्षेत्र से तंत्रिका आवेगों को शारीरिक क्रियाओं के लिए आदेश मिलता है, और साथ ही साथ उद्दीपक से जुड़ी पूर्व अनुभव से संबंधित भाव और संवेग पैदा होता है। तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कहाँ गया तंत्रिका आवेग? ज्ञानेंद्रिय द्वारा थैलेमस में, और थैलेमस से क्रियाशील तंत्रिका आवेग अनुकंपी क्षेत्र और वहाँ से फिर कर्मेंद्रियों में, और साथ ही साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचते हैं। दोनों जगह, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी और अनुकंपी क्षेत्र में, दोनों जगह एक साथ सूचनाएं जाती हैं। और अनुकंपी क्षेत्र से क्या होता है कि उनको शरीर में उनको क्या व्यवहार करना है, क्या क्रियाएं करना है, ये आदेश उन्हें मिलता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या है कि वह उससे जुड़ी हुई भावों को, यानी कि उस, जैसा हमने बताया कि क्या है, मित्र जब सामने प्रकट हुआ तो एक सूचना गई ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से कहाँ गई? थैलेमस में गई। थैलेमस से कहाँ चला गया? एक साथ दोनों सूचनाएं गई, एक गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और दूसरा गया वो अनुकंपी क्षेत्र में। ठीक है, दो जगह गई। अनुकंपी क्षेत्र से इन तंत्रिका आवेगों को शारीरिक क्रियाओं के लिए आदेश मिलता है, और साथ ही साथ अनुभव, उद्दीपक से जुड़ी अनुभव और संबंधित भाव तथा संवेग पैदा होता है। यानी अनुकंपी क्षेत्र और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दो जगह पहले सर्वप्रथम हमारी सूचनाएं जाती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और अनुकंपी क्षेत्र में, और यहीं से दोनों में एक में व्यवहार होता है और दूसरे के द्वारा अनुभव जुड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा मित्र आया तो हम क्या करते हैं कि हम उसके प्रति प्रेम भी प्रकट करते हैं, हमारे दिल में और खुशी भी आती है, और तुरंत जाकर हम उससे मिलते भी हैं। ये नहीं कि आगे हम सोचते हैं उसके बाद जाके मिलते हैं, नहीं। तो दोनों जो है बातें एक साथ होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है वह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जेम्स लांजे, उनका जो सिद्धांत था, उनका यह कहना था कि पहले व्यवहार होती है और अनुभूति बाद में होता है। हम डरते आगे हैं, भागते आगे हैं, और तब डर का एहसास होता है। अगर हम भागे नहीं तो डर का एहसास नहीं होगा। लेकिन इस सिद्धांत की मुख्य और ख़ास विशेषता यह है कि इसका कहना है कि संवेग में हाइपोथैलेमस और थैलेमस का महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि हाइपोथैलेमस का यह कार्य है कि वो शरीर के भावनाओं का और संवेगों का नियंत्रण और रेगुलेशन या नियमितीकरण करता है।
तो इसलिए संवेग में हाइपोथैलेमस जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और ये कार्य करता है किस प्रकार से, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा थैलेमस में जाती है सूचनाएं, और थैलेमस से वो एक साथ अनुकंपी क्षेत्र में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती है। अनुकंपी क्षेत्र में जाती है, वहाँ से उसको मसल्स के लिए आदेश मिलता है कि उसे क्या करना है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से उससे जुड़ी भावों को प्रकट होता है। उससे पता चलता है कि उसको किस तरह का प्रेम की अनुभूति हो रही है, क्रोध की अनुभूति हो रही है, या फिर उसे जो अनुभूति हो रही है उसके बारे में वो पूर्व अनुभवों के द्वारा। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि अनुभूति कैसे होगी। तो अनुभूति होने के लिए वो उसके साथ उसका मस्तिष्क जो है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, वह उसके पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है, और पूर्व अनुभवों के सहारे से यह बताता है कि ये आपका मित्र है और या फिर ये आपका दुश्मन है। तो ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें भाव और अनुभूति को जोड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसको साबित करने के लिए कैनन और बार्ड ने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि कई बार हाइपोथैलेमस को काट कर यदि पशुओं के मस्तिष्क से इस पोर्शन को निकाल दिया गया या फिर हाइपोथैलेमस में घाव कर दिया गया, तो यह देखा गया कि उनमें संवेग की अनुभूति बहुत कम हो गई या फिर नहीं के बराबर हो गई। तो इन अध्ययनों के द्वारा उन्होंने साबित किया कि संवेग जो है उसमें हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने एक प्रयोग किया, कैनन और बार्ड ने एक प्रयोग किया, और जिसमें उन्होंने क्या किया कि हाइपोथैलेमस को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया। कैनन और बार्ड ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया और उन्होंने उस कुत्ते के हाइपोथैलेमस को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया, और देखा गया कि जब उसके सामने हाइपोथैलेमस जब उसका निकालने के बाद उसके सामने एक बिल्ली को ला दिया गया, तो देखा गया कि कुत्ते ने किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं किया, यानी कि अब उसमें संवेग जो है वो नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस से ही संवेग जो है नियमित होता है, कंट्रोल भी होता है, और संवेग में हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्होंने बहुत सारे इन लोगों ने प्रयोग किया, कैनन और बार्ड ने मिलकर कुत्ते पर, बिल्ली पर, और अपने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह साबित किया कि हाइपोथैलेमस में यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, चोट होता है, घाव होता है, या फिर उसमें निकाल दिया गया, तो यह साफ देखा गया कि यह जो है हाइपोथैलेमस को निकाल देने के बाद संवेग की अनुभूति नहीं पाई गई। तो इससे हम लोगों ने देखा कि हाइपोथैलेमस का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैनन बार्ड सिद्धांत क्या कहता है। इसकी मुख्य बात यह है कि संवेग में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसलिए क्योंकि वो हमारे शरीर के हर कार्यकलाप को नियंत्रित करती है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी तुम लोगों को पढ़ना है, वह है एक रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मस्तिष्क से लेकर कमर तक जुड़ी हुई है। यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और यह जो है मनुष्य के हर एक प्रकार की शारीरिक, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, जितनी भी प्रकार की मनुष्य की क्रियाएं होती हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही संचालित होती हैं। तो निश्चित है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसको तो उसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मस्तिष्क में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स में हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और यह मनुष्य के इमोशन और संवेग से संबंधित होते हैं। ये संवेगों को नियंत्रित भी करते हैं और संवेगों को नियमितीकरण करते हैं।
कंट्रोल भी करते हैं और उसके साथ साथ संचालित भी करते हैं। इसलिए इनका कहना है कि संवेग में हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखेंगे कि चूंकि ये सिद्धांत जो है ये हाइपोथैलेमस के बारे में बताता है और इमोशन में हाइपोथैलेमस के महत्व को काफ़ी प्रमुखता से जोर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है सिद्धांत भी आलोचनाओं से बचा है। इसकी भी आलोचनाएं की गई हैं। हाँ, ये सच है कि यह एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा इन्होंने साबित किया और वैज्ञानिकता इस में पाई जाती है, लेकिन इसकी भी कुछ विद्वानों ने आलोचना किया है। जैसे अब हम देखते हैं कि मेसरमैन, इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा साबित किया कि संवेग में सिर्फ हाइपोथैलेमस का ही योगदान नहीं है। हाइपोथैलेमस के द्वारा संवेग की जो अनुभूति होती है वह अस्पष्ट होती है। इनका कहना है कि संवेग में मस्तिष्क के अन्य भाग भी योगदान देते हैं, जैसा कि कैनन बार्ट का कहना है कि नहीं, इसमें जो है हाइपोथैलेमस को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन मेसरमैन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस नहीं, मस्तिष्क के अन्य भाग भी हैं और वो भी संवेग में अपना योगदान देते हैं। ऐसा कहने का इनका आधार यह है कि प्रायः हमें संवेग की अनुभूति स्पष्ट रूप से होती है। यदि सिर्फ हाइपोथैलेमस द्वारा ही संवेग की उत्पत्ति होती तो यह अस्पष्ट होता है, क्योंकि मस्तिष्क के अन्य भाग भी जैसे लिम्बिक तंत्र, एमिगडाला और सेप्टल क्षेत्र को भी उत्तेजित करने पर व्यक्ति में संवेग होता पाया गया है। अब इनका कहना क्या है कि मस्तिष्क के केवल हाइपोथैलेमस और थैलेमस नहीं बल्कि अन्य विभाग हैं जिन्हें लिम्बिक तंत्र कहा जाता है, एमिगडाला कहा जाता है और सेप्टल क्षेत्र हैं, ये भी संवेग उत्पन्न करते हैं। तो इनका भी संवेग में महत्वपूर्ण स्थान है और इन हिस्सों को भी घायल कर देने से संवेग में कमी पाई जाती है। केवल हाइपोथैलेमस नहीं बल्कि ये क्षेत्र भी ऐसे हैं मस्तिष्क के कि अगर ये भी क्षतिग्रस्त होते हैं या इनमें किसी तरह का नुकसान होता है या इसमें घाव कर दिया जाता है चोट करके और ऑपरेशन के द्वारा, और ये देखा जाता है तो देखा गया कि संवेग जो है इसमें कमी पाई गई। इसका मतलब है कि ये भी संवेग में भूमिका निभाते हैं। ये रही इनकी आलोचना। लेकिन इसके बावजूद भी कैनन बार्ट का जो हाइपोथैलेमिक सिद्धांत है यह आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है और ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का इनको समर्थन प्राप्त है, यानी वैज्ञानिकों को यह मान्य है सिद्धांत। इसलिए यह जो है सिद्धांत आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह सिद्धांत आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसको वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये रहा आपका कैनन बार्ट का संवेग का सिद्धांत। धन्यवाद।